मेरे शोहर को छोटी छोटी बात पर जल्दी गुस्सा आ जाया करता था और इनको अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता था। अचानक ही वो किसी भी मामूली सी बात पर गुस्से में आ जाते और सारे घर का सामान उठाकर फेंकने लगते। कई दफ़ा मैंने इन्हीं मोहब्बत से समझाया था कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन वो तो किसी सूरत समझ ही नहीं पाते थे। वो ना चाहते हुए भी मुझ पर गुस्सा हो जाया करते। हमारी शादी को 1 साल का अरसा ही गुजरा था और इस 1 साल में मैंने इनके गुस्से की इंतहा को देख लिया था। लेकिन मुझे हर गुजरा अंदाज नहीं था कि एक दिन वो गुस्से में हर हद पार कर जाएंगे और हमारे रिश्ते को ही निशाना बना बैठेंगे। एक मामूली सी बात को लेकर मेरे शोहर ने मुझसे अपना हाथ वाला ख़त्म कर दिया था, लेकिन जैसे ही कुछ घंटों बाद उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो मेरे कदमों में गिर गए। वो माफ़ियाँ मांगने लगे। मैं और वाजिद एक ही मोहल्ले में रहते थे और मैं स्कूल आते जाते वाजिद को देखा करती थी और मुझे वाजिद से मोहब्बत हो गई थी। जब वाजिद ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वाजिद का गुस्सा सारे जहान में ही बहुत मशहूर था। वाजिद हमेशा ही गुस्से में अपना आप खो बैठता। गुस्से में आकर मोहल्ले में मारपीट और लड़ाई झगड़ा उनके लिए मामूल की बात थी। और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे घर वाले किसी भी तरह मुझे वाजिद के साथ रुखसत नहीं करेंगे, तो मैंने वाजिद से चुपके चुपके मुलाकातें शुरू कर दी। वाजिद ने इन मुलाकातों में मुझे यकीन दिलाया था कि वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उनकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ़ ना होगी। मैं इस वक्त जवानी की दहलीज पर थी और जज्बात की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। हर मुलाकात पर जब वाजिद मुझे हाथ लगाते और मोहब्बत से मुझे चूमते तो मैं अंदर तक सरशार हो जाती। और वाजिद ने मुझे अपने लिए इतना बेताब कर दिया था कि मेरे पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर वाजिद से शादी कर लूँ। मैं किसी भी तरह वाजिद और अपना मन चाहती थी। चुपके चुपके होने वाली मुलाकातों ने हमारे दिल में जज्बात का ऐसा तूफान पैदा कर दिया था जिसे रोकना या बर्दाश्त करना हमारे बस में नहीं था। कभी कभी हमारी मुलाकात हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाती और मैं सब कुछ भूल कर वाजिद की हो जाती। वाजिद ने अपने एक दोस्त का घर हमारी मुलाकात के लिए तय कर रखा था, जहाँ उसका दोस्त अकेले रहा करता था। मैं और वाजिद वहाँ मिलते और अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करते, लेकिन जल्द ही हमारी मुलाकात के लम्हे ख़त्म हो जाते और हम दोनों सैर अब भी ना हो पाते। कभी कभी वाजिद मुझसे बहुत ज़्यादा खुले अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार करके कहते कि अब वो मेरे बगैर अपने बिस्तर पर बहुत बेचैनी महसूस करते हैं और अब वो किसी भी तरह मेरे साथ रातें गुजारना चाहते हैं, और अगर मैं उनकी ना हुई तो वो कोई भी गलत कदम उठा लेंगे। मैं वाजिद के इस जुनून को अपने लिए मोहब्बत खोजती रही और मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ कि ये जुनून जुनून तो उनकी फितरत का हिस्सा है। मैं उनके मोहब्बत भरे जज्बात से इस कदर मुतासर हो गई थी कि मैंने अपना घर बार छोड़कर 18 साल की उम्र में उसके साथ भाग शादी कर ली थी और हम दोनों वो मोहल्ला छोड़कर दूर चले आए थे। वाजिद के घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ और उनका भांजा रह गया था, क्योंकि उनकी बहन और बहनोई का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। फिर कुछ अरसे बाद हमें इत्तला मिली कि वाजिद की माँ भी चल बसी है, तो वाजिद अपने भांजे को हमारे घर ले आए। जब मैं अपना घर छोड़कर वाजिद के साथ फरार हुई तो मेरी आंखों में बहुत से सपने थे और इसको शादी को लेकर बहुत ज़्यादा अरमान थे। हमने एक किराए का घर लिया। वाजिद की नौकरी भी अच्छी थी, इसलिए हमें पैसों का भी कोई मसला नहीं था। वाजिद उम्र में मुझसे बड़े थे और शादी के वक्त उसकी उम्र 30 साल थी। उसके गुस्से की वजह से कोई भी अपनी बेटी को उनसे ब्याहना नहीं चाहता था और जब मैं नहीं मैसर आई तो उन्होंने जज्बात में आकर ना सिर्फ मेरे साथ बहुत सा गुजारा करके मुझे ले फरार हो गए। शादी की रात मुझे उनके जुनून का सही तरह से अंदाज़ा हो गया, जब वो 2 घंटे तक मुझे मुस्तकिल मोहब्बत देने के बावजूद भी पीछे नहीं है और इनकी प्यास न बुझी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने वाजिद से कहा कि मैं अब थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। लेकिन वो जुनून की इंतहा पर पहुँच चुके थे। मैं पूरी और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैं पूरी रात वाजिद की ज़बरदस्ती को बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैं इस तब भी उनकी मोहब्बत ही समझ रही थी। वाजिद ने जो मुझ पर गुस्सा न करने की बातें की थी वो सब भी महज बातें ही रह गई। वक्त के साथ साथ उनका गुस्सा भी उन पर गालब आ गया था और वो मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने के अलावा वो मुझ पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी करते और कभी कभी तो मार पीट पर उतर आते।
میں یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن جس دن مجھے واجد مجھ سے محبت کرتے، اس دن اس قدر محبت کرتے کہ میں ان کی پچھلی تمام باتوں کو اور تشدد کو بھول جاتی اور ایک دفعہ پھر ان کی محبت میں دیوانی ہونے لگتی۔ زندگی اسی طرح نشیب و فراز پر تھی کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ واجد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور واجد کا یتیم بانجا اکیلا رہ گیا، واجد خود جا کر اپنے بانجے شیان کو ہمارے ہی گھر لے آئے۔ اس وقت وہ ایک 12 سال کا بچہ تھا۔ شیان بالکل میرے چھوٹے بھائی کے جیسا تھا، اس لیے میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسے بہت زیادہ محبت دینے لگی تھی۔ میں ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ شیان کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی میں نے لے لی تھی کیونکہ میرے پاس گھر کے کچھ ہی تھوڑے بہت کام ہوا کرتے تھے اور باقی وقت میں فارغ رہا کرتی تھی۔ شیان کے گھر آنے سے میرا دل لگ گیا تھا اور مجھے واجد کے غصے سے بھی نجات حاصل ہونے لگی تھی کیونکہ شیان کی موجودگی میں واجد مجھ پر مار پیٹ نہ کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا ابھی بھی ان کا معمول تھا۔ شیان بھی بچپن سے واجد کے اس رویے سے واقف تھا، اس لیے یہ بات اس کے لیے بھی نئی نہیں تھی۔ اکثر واجد کی غیر موجودگی میں وہ مذاق مذاق میں واجد کو برا بھلا کہہ دیتا اور میں اس کی بات سن کر مسکرا اٹھتی۔ وہ مجھے کہتا کہ انمم آپی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ماموں آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں جبکہ آپ اتنی اچھی ہیں۔ میں مسکرا کر شیان کی بات کو ٹال جاتی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے سے بھی واجد کا ایسا سلوک برداشت نہیں ہوتا۔ محبت کے جو حسین سپنے سجائے میں واجد کے ساتھ آئی تھی، واجد نے ایک ایک کر کے ان تمام سپنوں کو توڑ دیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر پاتی۔ ایک دن واجد دفتر سے بہت غصے میں گھر لوٹے تھے اور اتفاق سے مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ آج صبح سے ہی علاقے میں گیس کی بندش تھی۔ واجد نے میری بات سنی، بنا ہی غصے میں سارے گھر کا سامان دیکھنا شروع کر دیا اور جب میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور بتانا چاہا کہ صبح سے گیس نہیں تھی تو میری بات سنے بغیر ہی انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی اور واجد کو اس وقت بھی بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ پر کیسی قیامت ڈھا گئے ہیں۔